हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्लीपी क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं, अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई कर रही हैं। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो हमारा एग्ज़ाम है वो टिल फर्दर नोटिस पोस्टपोन हो गया। मतलब जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आती आप मान सकते हैं कि वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। और जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी, कोई डेट आएगी, तो 15 दिन का आपको दिया जाएगा समय। 15 दिन पहले वो चीज़ आपको बताई जाएगी। सो यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है, आपको चिंता लेने वाली कोई बात नहीं, चिंता करने वाली। तो 15 दिन तक का आपके पास होगा टाइम कि हाँ, अगर एग्जाम इस दिन है तो मुझे 15 दिन पहले पता चल जाएगा। तो ऐसे नहीं घबराना कि एकदम से पता चल गया कि हाँ अच्छा परसों में एग्जाम। ऐसी कोई बात नहीं होगी। 15 दिन पहले आपको बताया जाएगा। और फिर भी मैं चाहती हूँ अपने एग्जाम की तैयारी जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करते जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इट इज़ अबाउट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ गैप। ठीक है, हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही थी। और ये वीडियो किन बच्चों के लिए? फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। आज शायद मैं ना कहूँ कि जो कि होने वाला है इस मई को, टिल फर्दर नोटिस जब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। मैम क्वेश्चन नंबर 58, बाकी के क्वेश्चंस वो पुरानी सीरीज में हमने कर लिए, तो आप देख सकते हैं उनको। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अंडर विच स्केड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 the format of financial statements are prescribed? Is it A, Schedule 1? Is it B, Schedule 2? Is it 3? Schedule 3? Or is it D, Schedule 4? You have time of 10 seconds. जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। फॉर्मेट। उम्मीद करती हूँ अभी तक आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर है स्केड्यूल नंबर 3। स्केड्यूल 3। ठीक है, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी होती है हमारी? बैलेंस शीट हो गई, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कैश फ्लो हो गया। इन सब का कि किस फॉर्मेट में बनाया जाएगा। जैसे जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या फॉर्मेट होता है इसका? इस साइड हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होती है, यहाँ पे आपकी अमाउंट। इस साइड होता है एसेट्स और ये होती है हमारी अमाउंट। ये होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस ढंग से बनाना है, सिमिलरली पी एंड एल का फॉर्मेट किस ढंग से बनाना है। यहाँ होते हैं हमारे एक्सपेंसेस और यहाँ होता है हमारी इनकम्स। क्या फॉर्मेट है इसका, ये कौन सा स्केड्यूल बताता है? स्केड्यूल नंबर 3। ठीक है, ये देखिए। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि हमारी प्रिपेयर होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेपरेशन का सेक्शन कौन सा है? किस सेक्शन के अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है? सेक्शन 129। ठीक है, अब सेक्शन 129 के अंडर हम बनाते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑलराइट, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ कंटेंट्स होते हैं। सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती, इसके कंटेंट्स होंगे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, अपना कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स। ये सारे इसके कंटेंट्स हैं। अब कंटेंट्स के लिए कौन सा है सेक्शन? सेक्शन 2 सब सेक्शन 40। ऑलराइट, प्रेपरेशन का क्या था? सेक्शन 129। कंटेंट्स का क्या है? सेक्शन 240। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ दीज कंटेंट्स? इन जो कंटेंट्स है ना, बैलेंस शीट का, पी एंड एल का, कैश फ्लो का, ये किस फॉर्मेट में बनता है? ये आपको बताएगा स्केड्यूल नंबर 3। ये तीनों चीजें ना कहीं नोट डाउन कर लेना प्लीज। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। It is a part of subscribed capital that a company actually issues for subscription. Wait, there is a change. It is a part of it is not subscribed. It is a part of authorized capital. ठीक है, this is the correction. Sorry for that. This is the question. So you have to identify which is a part of authorized capital that a company actually issues for subscription. You have time of 10 seconds. ठीक है, सोच के बताएं, कंफ्यूज नहीं होना। तीनों टर्म्स इन्वॉल्व है यहाँ पे।
मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑलराइट, आई थिंक अभी तक आ गया होगा आपको इसका आंसर। इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। इसका आंसर है हमारा बी, इशूड कैपिटल। अच्छा, क्वेश्चन से तो पता चल गया होगा, 3 तरह की कैपिटल होती हैं। सबसे पहले हमारी ऑथराइज्ड, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब्ड। सबसे बड़ी बड़ी पिक्चर क्या है अपनी, सबसे बड़ी ओवरऑल ऑथराइज्ड। ध्यान रखना, सबसे बड़ा है ऑथराइज्ड। इसका ये मतलब है मैक्सिमम कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इशू। मतलब अगर कंपनी के आर्टिकल्स या एमओए में लिखा हुआ है कि आप 10 करोड़ से ऊपर कैपिटल कभी इशू नहीं कर सकते, तो उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होगी, 10 करोड़ मैक्सिमम। ठीक है जी, अब आगे देखिए, अगला चीज है अपनी इशूड कैपिटल। ठीक है, इशूड कैपिटल इससे छोटी पिक्चर होती है। ठीक है, इससे छोटी पिक्चर है। इशूड कैपिटल क्या बोलती है, आउट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल। हाँ, मतलब 10 करोड़ तक तो मैं कर सकता हूँ इशू, लेकिन एक्चुअल में कितना इशू करता हूँ, 10 करोड़ तो मुझे पता है कि हाँ इतना है, इतनी लिमिट है, लेकिन उस 10 करोड़ में से मैं कितना पब्लिक को इशू करता हूँ, मैं मतलब कंपनी पब्लिक को कितना इशू करता हूँ, मैं करता हूँ 7 करोड़। तो 7 करोड़ मेरी इशूड कैपिटल है। ठीक है जी, 7 करोड़ विच अ कंपनी एक्चुअली इशूज टू पब्लिक, टू जनरल पब्लिक। ठीक है जी, अब तीसरी चीज है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इन सबसे छोटा। ठीक है जी, ठीक है, मुझे था कि मैंने 10 करोड़ की मेरे पास लिमिट है, उसमें से मैंने 7 करोड़ रुपए पब्लिक को कह दिया कि हाँ जी आप इशू कर लीजिए। अब जरूरी थोड़ी है कि पब्लिक 7 करोड़ के 7 करोड़ ही इशू कर लेगी ना, जरूरी नहीं है। अब पब्लिक ने सिर्फ 5 करोड़ की जो आपकी कैपिटल थी ना वो खरीदी, मतलब वो सब्सक्राइब करी। सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना आप, कभी कहीं से पढ़ रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मतलब खरीदना। तो पब्लिक ने कितना खरीदा, कितना सब्सक्राइब किया, सिर्फ 5 करोड़, सिर्फ 5 करोड़। ये देखिए, अब ये होती क्या है, इट इज द कैपिटल विच जनरल पब्लिक एक्चुअली परचेजेस। ये होती है अपनी सब्सक्राइब। तो क्वेश्चन देखिए क्या था, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल that a company actually issues for subscription, that a company actually issues। तो इसका आंसर क्या होना था अपना, इशूड कैपिटल। तो अगर आपको या ऑथराइज्ड पूछा जाए या इशूड पूछा जाए या सब्सक्राइब पूछा जाए तो आपको आंसर आना चाहिए। अब आपको तीनों चीजें क्लियर हो चुकी है, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। आगे देखिए, ये है इसका एक छोटा सा चार्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल के ही ये तीनों पार्ट्स हैं। It is a part of the capital of the company that comes from the issue of shares। अब ये तीनों चीजें आप शेयर को इशू करके लेंगे। शेयर्स इंक्लूड बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर कैपिटल इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला ऑथराइज्ड। सुनिए, ऑथराइज्ड कैपिटल को आपको किसी और नाम से भी पूछा जा सकता है, या तो नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। समझ में आ रही है बात? जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको सिर्फ ऑथराइज्ड बोल दे, वो आपको नॉमिनल भी दे सकता है, वो आपको रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी दे सकता है। आपको ध्यान रखना है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच कैन बी इशूड बाय कंपनी। सच अमाउंट इज मेंशन्ड वेयर, इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each, कितना बना, कितना बना, 10 लाख। ठीक है जी, अब इशू क्या किया, इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल दैट अ कंपनी एक्चुअली इशूज फॉर सब्सक्रिप्शन। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। मैम कितनी गलतियां करते हो, सॉरी बच्चा, सॉरी। ऑथराइज्ड कैपिटल का ये पार्ट है जो एक कंपनी इशू करती है। हाँ जी पब्लिक जी खरीद लीजिए। पब्लिक कहती
ठीक है, अभी अभी तक पब्लिक कुछ नहीं कह रही, पब्लिक सब्सक्राइब में बोलेगी। कंपनी कहती है इतना खरीद लीजिए, कितना, 9 लाख, 9 लाख। पब्लिक कहती है हाँ ठीक है खरीदूंगी, कितना, सिर्फ 8 लाख। इट इज अ पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल दैट विच एक्चुअली गेट सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ऑलराइट, ठीक है जी, अपने को शेयर कैपिटल हो गया क्लियर क्या होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। A bank reconciliation statement is prepared to reconcile the differences in, easy question. A. Difference between passbook and cash book balance. Difference between balance in the passbook in the beginning and at the end. Yeah, difference in the balance of the cash book at the beginning and at the end. Yeah, all of the above. You have time of 10 seconds. सोच के इसका जवाब दीजिएगा। I hope the question's answer has come. देखिए इसका आंसर क्या है अपना। जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं ना, वो क्यों बनाते हैं, किस दो चीजों का डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं। एक बुक होती है बैंक के पास, एक बुक होती है हमारे पास, ठीक है जी। अब हो सकता है ना जो हम रिकॉर्ड करें वो बैंक मिस आउट कर दे, या बैंक जो रिकॉर्ड करे वो हम मिस आउट कर दें। ये चांस ज्यादा हो सकता है, जो बैंक रिकॉर्ड करे हम मिस आउट कर दें। अब जो हमारे पास है कैश बुक और जो उनके पास है पासबुक, उसका जो बैलेंस होता है ना वो मिलाना जरूरी होता है, ठीक है, और उसको ही बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो इट रिकॉर्ड्स द डिफरेंसेस इन द पासबुक एंड द कैश बुक बैलेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 61। When a bill is drawn by branch X on branch Y, then the books of branch X is debited by। घबराना नहीं है इस क्वेश्चन से, आपको आता है, अच्छे से दोबारा पढ़ना है इस क्वेश्चन को। When a bill is drawn, ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है, अच्छा फिर ड्रॉर या ड्रॉई, इनमें से किसकी बुक्स में क्या एंट्री आएगी, क्या डेबिट होगा, वो ही पूछा है इस क्वेश्चन में। ए BR, B bills payable, C branch Y, D none of the above. I'm giving you time of 15 seconds. This question requires thinking. सोचिए। हो गया, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है अपना ए बिल्स रिसीवेबल। चलिए बताती हूं कैसे। एक ये है अपनी ब्रांच एक्स, ठीक है, दूसरी है अपनी, ये मैं इंसान ऐसे बना रही हूँ हालांकि ये ब्रांचेस हैं बट आपको समझाने के लिए, ये है अपनी ब्रांच वाई, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब व्हेन अ बिल इज ड्रॉन बाय ब्रांच एक्स, मतलब इसने बिल ड्रॉ किया, जो ड्रॉ करता है बिल क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉवर, और जिसपे बिल ड्रॉ होता है उसको बोलते हैं ड्रॉई, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ब्रांच एक्स ने ना ड्रॉ किया बिल, ड्रॉर है वो किस पे, ड्रॉई पे। ड्रॉई कौन है अपना, ब्रांच वाई। अभी इतनी बात क्लियर है। चलिए पता है क्या है, क्या सिचुएशन होती है कि मुझे ना ब्रांच एक्स ने, हो सकता है ब्रांच वाई को कुछ कुछ ना गुड्स वगैरह दिए हों, इसको कुछ गुड्स दिए हों ब्रांच वाई को, और अभी ब्रांच वाई के पास पैसे नहीं थे, तो कहते हैं ठीक है मैं आपको पैसे कुछ समय बाद दे दूंगा। तो ब्रांच एक्स कहती है ठीक है मुझे कुछ समय बाद पैसे दे देना, अभी नहीं है, मैं ना आपको एक रिटर्न पेपर में चाहता हूँ। ये होता है हमारा बिल्स रिसीवेबल, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, अपना ये है बिल्स रिसीवेबल। वो बिल्स रिसीवेबल बनाता है, ठीक है, उसमें ना इसके ब्रांच वाई की ना साइन ले लेता है कि हाँ ठीक है मुझे इस डेट को, इतने महीने बाद इस डेट को इतने पैसे तुमने मुझे देने हैं, मुझे मतलब ब्रांच एक्स को। अभी इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो पैसे किसको मिलने वाले हैं, मुझे एक बात बताएं, पैसे कुछ टाइम बाद किसको मिलने वाले हैं, ब्रांच एक्स को, ब्रांच एक्स को पैसे मिलने वाले हैं।
तो रिसीव कौन कर रहा है यहाँ पे पैसे? ब्रांच एक्स, ठीक है। और जो बिल्स रिसीवेबल होता है ना, बिल्स रिसीवेबल, ये जो ड्रॉ किया गया है ना, बेसिकली ये होता है हमारा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल ये हमारा एसेट्स का पार्ट है, एसेट्स का। ये एक एसेट है हमारा कि हाँ मुझे समय बाद, इतने समय बाद मुझे ये मिलने वाला है, ये हमारा एसेट है। एसेट से इन्फ्लुएंस्ड कौन सा रूल होता है अपना? एसेट किसका पार्ट है? बैलेंस शीट का। तो क्या है इसका रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या आने वाला है अपने पास? बिल्स रिसीवेबल आने वाला है। अभी तक कैश नहीं, कोई ब्रांच वाई नहीं आने वाली, कोई बिल्स पेबल नहीं आने वाला। अपने पास क्या आने वाला है? बिल्स रिसीवेबल। तो क्या डेबिट होगा? क्या डेबिट होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आने वाला है? बिल्स रिसीवेबल। इस वजह से इसका आंसर है ए। अभी समझ में आया क्वेश्चन? चलिए आगे तो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। इट इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अपना पेन पेपर ले आए। You need to calculate the value of opening equity if closing equity is 12,470, issue of capital 2,000, income 500 and dividends paid 30 rupees. सॉल्व कीजिएगा। चलिए करें इस क्वेश्चन को। क्या हमसे सॉल्व हुआ? जिनका हो गया सॉल्व बहुत बढ़िया, जिनका भी रहता है आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो, ठीक है। बिकॉज हाँ 20 सेकेंड कम है इसके लिए, बट ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते वीडियो के लिए। क्वेश्चन को समझते हैं, रुकिए। सबसे पहले इसका आंसर है 10,000, ठीक है। इसका आंसर है अपना 10,000। अब वो कैसे आया वो बताती हूँ। यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इक्विटी व्हेन क्लोजिंग इक्विटी इज दिस। क्लोजिंग इक्विटी का क्या फॉर्मूला होता था? कल वाली क्लास में किया था हमने, मतलब पुरानी, इससे पिछले वाली क्लास में। क्लोजिंग इक्विटी क्या होती है? ओपनिंग इक्विटी, ठीक है जी, प्लस इशू ऑफ कैपिटल, जो हमारे पास आ रहा है इनकम, इशू ऑफ कैपिटल, ठीक है, प्लस इनकम माइनस डिविडेंड पेड। ये फॉर्मूला होता है। अच्छा ठीक है, इसी फॉर्मूला में सब कुछ पुट कर देते हैं। हम अपना क्या जा रहा है, हमें फॉर्मूला पता है, हमने सारी वैल्यूज पुट करनी है। क्लोजिंग इक्विटी कितनी दे रखी है? 12,470 ओपनिंग हमें निकालनी है, प्लस इशू कितना है शेयर कैपिटल 2,000, प्लस इनकम कितनी है 500 की, ठीक है, इनकम दे रखी है ना 500 की, इशू ऑफ कैपिटल है 2,000, और डिविडेंड जो पे किया है ना 30 रुपीज, ये रुपीज में नहीं है, ये आप इनको इन लाख समझना, इन करोड़ समझना, जो भी, इन थाउजेंड्स। तो माइनस किया आपने डिविडेंड पेड कितना? 30 रुपीज। तो 2,500 माइनस 30 हाउ मच? हाउ मच? 2,500 माइनस 30, तो जितना भी आया 12,470। इसको इस साइड लेके जा रही हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। माइनस 2,000 माइनस 500 प्लस 30 इज इक्वल्स टू व्हाट? ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ये सबको सॉल्व करें और देखें आपका आंसर क्या आ रहा है। योर आंसर इज 10,000 रुपीज। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इक्विटी, ठीक है जी। क्लियर हो गया क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं था, आपको आता है, आपको बिल्कुल आता है, कॉन्फिडेंस रखिए खुद पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन 63। अ रिस्क फ्री स्टॉक हैज अ बीटा वैल्यू इक्वल्स टू -1, 0.5, 1 और 0। Have we got the answer? It is not a very difficult question. चलिए let's see what the answer is, देखते हैं। सवाल है एक ऐसा स्टॉक जिसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सेफ है, कोई पैसा डूबने का चांस नहीं है, बहुत सेफ है स्टॉक। उसकी बीटा वैल्यू क्या होती है? बीटा ना आपका रिस्क होता है। मुझे एक बात बताएं, अगर कोई ऐसा आपने स्टॉक खरीदा, मतलब इक्विटी वगैरह खरीदी,
जिसका कोई रिस्क ही नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, शून्य, शून्य है रिस्क, जीरो, उसकी बीटा वैल्यू, बीटा वैल्यू मतलब रिस्क, उसका रिस्क क्या होगा, जीरो, जीरो। ऐसा स्टॉक जिसका कोई रिस्क नहीं है, उसका रिस्क क्या होगा? ये था क्वेश्चन, तो इसका आंसर है अपना जीरो। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। आगे चलिए, क्वेश्चन 64, दिस इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड इट इज अबाउट डेप्रिसिएशन। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इज ₹60,000, ठीक है, एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन इट आर 5,000, इट्स स्क्रैप वैल्यू इज 5,000, ठीक है, इट्स वर्किंग लाइफ इज 12 years, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ हिंदी में। आपको बोले कि आपने मशीनरी ना इतने की खरीदी थी, 60,000 रुपए की, और उसको जो आपने इंस्टॉल किया ना, जैसे लगाया मशीनरी को कहीं भी, उसके आपको 5,000 रुपए और देने पड़े। उसकी जो स्क्रैप वैल्यू थी, जो जब मशीन खराब हो जाती है या जब उसको बेचना चाहते हैं आप, मशीन की लाइफ के एंड में आप उसको जब बेचना चाहते हैं, डिस्कार्ड करना चाहते हैं, तो उसकी हमें मिले 5,000 रुपए, ठीक है। और मशीन कब तक काम करी ऑर्गेनाइजेशन में? 12 साल। 12 साल बाद हमने उसको 5,000 में बेच दिया, तो आपको डेप्रिसिएशन निकालनी है पहले साल में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है जी। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। क्या मैं इसका आंसर मिल चुका है एवरीवन? चलिए लेट्स सी व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज। इट इज 5,000 रुपीज। नाउ हाउ? 5,000 रुपए कैसे आया? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बताएगा कोई? डेप्रिसिएशन क्या होती है अपनी? कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी, ठीक है जी। इससे अपनी निकल जाएगी क्या? डेप्रिसिएशन। अब कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है? कॉस्ट ऑफ मशीनरी मुझे बताएं कितनी है? 60,000, ठीक है, 60,000 है कॉस्ट ऑफ मशीनरी। लेकिन सिर्फ इतनी नहीं है, आपका कोई और पैसा भी लगा है क्या? कौन सा पैसा? इंस्टॉलेशन का 5,000 रुपए। ये क्या है हमारा? इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो हमने अपनी जेब से कितना पैसा दिया? एक तो मशीनरी खरीदने का और उसको लगाने का 65,000, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है अपनी? देखिए क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू है अपनी 5,000 रुपए। ये देखिए हमने 5,000 रुपए। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट क्या है? लाइफ ऑफ एसेट कितना दे रखा है अपने को? 12,000, नॉट 12,000, 12 ईयर्स, 12 ईयर्स, ठीक है। बस अब फॉर्मूला लगाना है और आंसर होगा आपके सामने। फॉर्मूला हमें ये दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट कितनी है? 65,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5,000 डिवाइडेड बाय व्हाट? यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी, एंड हाउ मच इज दैट? 12 ईयर्स डिवाइडेड बाय 12। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 12, 5,000। तो हर साल आपको 5,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगानी होगी, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ना, सुनिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आपको। जो अपना स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ना, ये कहते हैं कि जब एसेट का जो लास्ट ईयर है, एसेट के अंत तक ना उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो। अब 12 साल तक के आपने यूज किया, हर साल अगर आप 5-5 हजार रुपए लगाएंगे, हर साल 5-5 हजार, तो 60,000 रुपीज आपका आ जाएगा। मतलब आपने 60,000 की डेप्रिसिएशन 12 साल तक लगा दी। क्या उतने का ही हमें एसेट पड़ा स्क्रैप वैल्यू को बेच के?
ठीक है, क्या उतने का ही हमें एसिड पड़ा? यस, उतने का ही हमें एसिड पड़ा। तो लास्ट में इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन डिमिनिशिंग वैल्यू जो होता है ना, उसमें हमेशा आपका 0 नहीं होता, उसमें आपके कुछ ना कुछ वैल्यू बचती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 65, अ मशीनरी costing rupees 50,000 was purchased on 1st December. Depreciation is charged at 10% by fixed installment method. In the first year, the amount of depreciation will be what? Will be what? Assuming that the books are closed at 31st March. ठीक है, यू हैव टू टेल द आंसर। मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ रही हूँ। ये देखिए, आपने ना मशीनरी खरीदी कितने की? 50,000 की। कब खरीदी ये जरूरी है? 1 दिसंबर को। अब ना हर साल कितना डेप्रिसिएशन का रेट लगा रहे हैं? 10%। ठीक है, 10% लगा रहे हैं। आपको बस ये बताना है कि पहले साल में कितनी वैल्यू की डेप्रिसिएशन आएगी। कुछ नहीं करना, कॉस्ट को कर देना आपने रेट से मल्टीप्लाई। थिंक एंड गिव द आंसर। Have we got the answer everyone? क्या हमें इसका आंसर मिल चुका है? चलिए देखिए, इसका आंसर है अपना ए, ₹1667। अब ये कैसे आया ये देखते हैं। हमने ना डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। यही क्वेश्चन है ना कि डेप्रिसिएशन कितनी आएगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट, जो क्वेश्चन में अभी तक ये दे रखे हैं। ये आपका फॉर्मूला तब लगता है लेकिन जब, रुकिए, वेट, you will be applying this formula when, जब आपका ना 1 साल तक के लिए दे रखा हो कि हाँ आपका 1 साल तक एसिड यूज हुआ है, 1 साल तक। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपने इस एसिड को खरीदा कब खरीदा था इस एसिड को? हमने ना क्या सोचा है, इस क्वेश्चन में एक अजम्पशन है अपनी कि ना 31 मार्च को, होल्ड ऑन, क्या एक अजम्पशन है कि 31 मार्च को, ओ माय गॉड, लुक एट द पेन्स, 31 मार्च को हम बुक्स को क्लोज कर रहे हैं। तो स्टार्ट कब किया? 1 साल से पहले, 1 अप्रैल से 31 मार्च को। ठीक है, अगर हमने ना एसिड, में आपको बता रही हूँ ध्यान से सुनना, अगर एसिड 1 अप्रैल को परचेज करी होती ना, तो सिर्फ और सिर्फ हम ये फॉर्मूला लगा लेते। क्या करते उस तब? 50,000, 50,000 इंटू रेट कितना अपना 10%। आंसर क्या आता अपना? 5,000। ये आंसर आता है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि आपने वो मशीनरी कब खरीदी? 1 दिसंबर को। ठीक है, तो आपकी बिजनेस में वो कब तक रही? 31 मार्च तक। कब तक रही? 1 दिसंबर को खरीदी, 31 मार्च तक जब ईयर एंड होता है इतने रही। क्या ड्यूरेशन है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। 4 महीने इस साल में, वो 4 महीने रही है मेरे पास मशीनरी, तो सिर्फ 4 महीने की ही डेप्रिसिएशन लगेगी। ये था पॉइंट। दिस इज अ गुड पॉइंट। इनटू, अब कितने महीने की लगी है? 4 महीने की। और पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो इंटू 4/12 करेंगे। कॉस्ट क्या है एसिड की अपने? 50,000। रेट क्या है ये देखिए, व्हाट इज द रेट? 10%। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ना आपको कुछ नहीं है, आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है। ठीक है, तो देखिए नाम बदल के पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो आपको नाम भी आने चाहिए इसके। रेट है अपना 10% और 4/12 जो कि हमारी ड्यूरेशन है। तो अगर आप सारा इसको काटेंगे, ये देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है? 1667। दिस
is the amount of your depreciation for the current year. So the answer of this question is A. Let's do one more question. Question number 66. Purchase of machinery is debited to purchases account, goods account, machinery account, cash account. Think. This is a journal question, journal entry का. Easy है. क्या हमें इसका आंसर मिला? इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, इजी है, आपको आता है ये. ठीक है, ये देखिए इसका आंसर है सी. मुझे एक बात बताएं, जब कोई एसेट आता है आपके पास, है ना, अब एसेट किसके रिलेटेड है अपना? आप सारे बोलेंगे एसेट किसका पार्ट होता है? क्या प्रॉफिट एंड लॉस का? बैलेंस शीट का. एसेट ना हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, और बैलेंस शीट से कौन सा रूल निकल के आता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये अपना रूल होता है. तो आपने मशीनरी को खरीदा है, कोई चीज जो खरीदते हैं ना, कोई चीज जैसे कुछ भी, ये पेन है मैंने खरीदा है तो मेरे पास आ रहा है, तो व्हाट इज कमिंग इन? पेन इज कमिंग इन. बट एज पर द क्वेश्चन, परचेज ऑफ मशीनरी, क्या आ रहा है आपके पास? मशीनरी. जो चीज आती है उसको डेबिट करते हैं आप इस रूल के अकॉर्डिंग. तो क्या डेबिट होगा? परचेज ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू मशीनरी. परचेज ऑफ मशीनरी है आपकी ट्रांजैक्शन. अब इस ट्रांजैक्शन में डेबिट क्या होगा ये पूछा है क्वेश्चन में. मशीनरी, MACHINERY, मशीनरी अकाउंट, ये डेबिट होगा. और अगर आपने मशीनरी ली है कैश देके, तो कैश भी किसका पार्ट है? एसेट का. एसेट किसका पार्ट है? बैलेंस शीट का. तो इसका रूल कौन सा आता है? क्रेडिट व्हाट इज गोइंग आउट. अब क्या जा रहा है? किसको बाय बाय कर रहे हैं? कैश को. कैश इज गोइंग आउट. एक तरफ से मशीनरी आ रही है, दूसरी तरफ से कैश जा रहा है. तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या एंट्री बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब ये कैश अकाउंट अपना क्रेडिट हुआ है जितने सभी अमाउंट था. ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और काफी कुछ हम हर बारी की तरह काफी कुछ आपने सीखा भी होगा, और इसी के साथ सीखते जाएं और अपनी नॉलेज सबके साथ शेयर करें. ठीक है, विद दिस थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय.